नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आज आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों पर आधारित वीडियो का प्रथम भाग लेकर उपस्थित हूँ। ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रकरण का पूर्ण मनोयोग के साथ अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों का उद्देश्य। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां एक अध्यापक को शैक्षिक परिस्थितियों के संदर्भ में विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने, अनुमान लगाने व नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के व्यवहार का परिणाम होती है। ऐसे में उस व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता अध्यापक इन अध्ययन विधियों का उपयोग करता है। इसके आधार पर वो बालकों के व्यवहार को वांछनीय उद्देश्यों के अनुसार सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने में अपनी मदद लेता है या सहायता प्राप्त करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। जब हम निरीक्षण विधि की बात करते हैं तो इसको अवलोकन विधि भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, अंतर्दर्शन और बाहिर दर्शन। दूसरा है प्रयोगात्मक विधि और तीसरा जो विवरणात्मक विधि है उसकी 6 सब पॉइंट और हैं, जिसमें जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि व सर्वेक्षण विधि। इस वीडियो में हम निरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसके भाग 2 में हम विवरणात्मक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्दर्शन विधि। अभी हमने जब बात की थी निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि का एक प्रकार है अंतर्दर्शन विधि। ये प्राचीन विधि मनोविज्ञान की कहलाती है। अंतर्दर्शन विधि से आशय अपने अंदर देखना अर्थात अपनी आत्मा के दर्शन करना। संरचनावाद के विलियम वुंट व टिचनर द्वारा प्रतिपादित चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में 3 तत्वों के आधार पर इस विधि को प्रतिपादित किया गया था। इस विधि का उद्देश्य था कि व्यक्ति स्वयं अपना आत्मविश्लेषण करे और आत्मविश्लेषण करने के बाद यथार्थ निरीक्षण करते हुए अपने व्यवहार को परिमार्जित करे। और जब चेतन अनुभूति की बात कही गई विलियम वुंट व टिचनर के द्वारा, तो इसमें इन्होंने 3 तत्वों को समाहित किया: संवेदना, भाव और प्रतिमा। संवेदना, भाव, प्रतिमा ये तीनों जब आपस में संगठित होती हैं तो चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में सहयोग प्रदान करती हैं। अब प्रश्न ये कि ये किस तरह से हम समझ सकते हैं, इसको हम बहुत अच्छे एक उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे एक बालक के सुनहरे भविष्य निर्माण हेतु माता पिता द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जब बालक महसूस करता है तो उसे संवेदना कहते हैं। इसके साथ साथ जो माता पिता के द्वारा किया जा रहा श्रम है उसके प्रति उसकी जो सुख और दुख की अनुभूति है वो उसका भाव है। और इसी के आधार पर वो अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने माता पिता की आशा के अनुरूप जो प्रयास करता है, एक प्रतिमा अपने दिमाग में स्थापित करता है कि मैं अपना भविष्य कैसे संरचित करूं जिससे कि मेरे माता पिता को सुख की प्राप्ति हो, वो प्रतिमा कहलाती है। तो इस प्रकार संवेदना, भाव व प्रतिमा मिलकर चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में सहायता करते हैं। अंतर्दर्शन विधि की विशेषता। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ या विशेषता है वो है आत्मनिरीक्षण विधि पर आधारित। इसमें आपके द्वारा किए गए व्यवहार का निरीक्षण आपको स्वयं करना है और इससे बेहतर कोई भी विधि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद अपने बारे में जितना अच्छे प्रकार से जान सकता है शायद कोई दूसरा उसके बारे में नहीं जान सकता। इस विधि के द्वारा अगर आपने निरीक्षण किया है तो वह निरीक्षण वास्तविक एवं यथार्थ निरीक्षण पर आधारित होगा। जैसे हमारे रामायण में उदाहरण है कि राजा दशरथ ने जब मिरर में स्वयं को देखा और उनको कुछ बाल सफेद दिखाई दिए तो उन्होंने आत्मविश्लेषण किया कि मुझे अब गृहस्थाश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए। और इस आधार पर उन्होंने अपने गुरुओं से राय की और राय करने के बाद श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने की घोषणा की। तो प्राचीन काल में जो भी सिद्ध पुरुष थे, संत मुनिजन थे, वो स्वयं अपना आत्मविश्लेषण करके, अंतर्दर्शन करके सही निर्णय लेने का कार्य करते थे। ये अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। इस विधि का जो सबसे बड़ा लाभ है तत्काल ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। आपने स्वयं अपना विश्लेषण किया है, अब आपको किसी रिजल्ट की या किसी दूसरे के द्वारा व्यवहार की प्रतिपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आपका समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और श्रम भी कम होगा। इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, आप जब इच्छा करें, जब आपको लगे
कि मैंने ये कार्य किया है, ये कितना सही है कितना गलत है। आप अपने अंदर आत्मा से बात कर सकते हैं और अंतरात्मा से बात करके आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य कितना सही है कितना गलत है। इस प्राचीन विधि का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि इसमें दृश्य और दृष्टा एक होने के कारण निरीक्षण में बाधा आई। इसमें क्रिया करने वाला व्यक्ति और अवलोकन करने वाला व्यक्ति दोनों समान होते हैं और एक ही समय में हमारे मस्तिष्क को दो कार्य करने पड़ते हैं और ये कार्य करना बड़ा जटिल प्रयास है। तो जो कुशल व्यक्ति हैं या जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वही इस कार्य को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। हर व्यक्ति इस कार्य में सफल नहीं हो सकता। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो था अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि। अंतर्दर्शन विधि में सबसे ज्यादा जो परिणामों पर प्रभाव पड़ता है वो ये कि व्यक्ति उसमें स्वयं के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण उन परिणामों को प्रभावित स्वयं ही कर देता है। अर्थात मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। इस प्रकार का वो आचरण करता है कि वो अपने द्वारा कोई कार्य अगर गलत भी होता है तो उसको दूसरों पर आरोपित कर देता है। तीसरी इसकी सीमा है असामान्य बालकों में पशुओं का अध्ययन किया जाना इससे संभव नहीं है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत एक अध्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कक्षा कक्ष में शिक्षण का कार्य करता है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें वो असामान्य बालक भी शामिल होते हैं। लेकिन अंतर्दर्शन कर पाने का जो व्यवहार है या अंतर्दर्शन कर पाने की जो क्षमता है वो उन असामान्य बालकों में नहीं होती है। इसी प्रकार पशुओं का को भी अगर कहा जाए कि वो अंतर्दर्शन कर ले तो वो भी अंतर्दर्शन कर पाने में सक्षम नहीं है। तो ये विधि इन दोनों लोग जो हमारे प्रजाति हैं उनके लिए किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं है। अगला जो इसका सीमा आती है वो आती है अचेतन व्यवहार। इसमें केवल हम चेतन अनुभूति की बात करते हैं, जबकि व्यक्तित्व को जो व्यवहार प्रभावित करते हैं उसमें चेतन अचेतन दोनों ही प्रकार के व्यवहार प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम केवल चेतन व्यवहार का मूल्यांकन कर पाते हैं, अचेतन व्यवहार के बारे में ये मौन हो जाता है। और लास्ट है अवैज्ञानिक विधि। अवैज्ञानिक विधि होने का कारण कि इसके द्वारा जो विश्लेषण होता है उसमें विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता व वैधता का अभाव होता है। इस कारण ये अवैज्ञानिक विधि कहलाती है। संरचनावाद की इस विधि का जब विरोध किया गया, आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई, तो दूसरी विधि जो उभर कर सामने आई वो थी बाहिर दर्शन विधि। इस विधि के प्रतिपादक व्यवहारवादी विचारक जेबी वॉटसन थे। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि से किया जाए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन में प्रयुक्त अध्ययन विधि पर आधारित थी। इस विधि से आशय किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन कर उसके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन कहलाता है। यहाँ आपको जो कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन कर उसके व्यवहार को जानना, यानी यहाँ दृश्य और दृष्टा दोनों अलग अलग हैं। अर्थात जब दृश्य और दृष्टा अलग अलग होंगे तो जो भी कार्य का अवलोकन किया जाएगा वो अवलोकन वैज्ञानिक आधार पर होगा। बहिर्दर्शन विधि में व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं व प्रक्रियाओं आदि का निरीक्षण करके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाना इसका उद्देश्य होता है। तो यहां भी जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहिर्दर्शन विधि में या वो कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रक्रियाओं आदि का निरीक्षण करके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जाता है, तो वो आपकी विधि होगी बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि के दो प्रकार हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक में विधि जो है उसमें हम व्यवस्थित एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को लेकर व्यवहार का अवलोकन करते हैं, जबकि अनौपचारिक में अचानक या वास्तविक जो परिस्थिति है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब किसी स्कूल का इंस्पेक्शन होता है या निरीक्षण टीम आने वाली होती है तो वो पूरा उनका एक परफॉर्मा होता है, सेट प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्कूल की सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं और मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है और उसके ब्याह पर एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है कि ये स्कूल सर्वश्रेष्ठ स्कूल की श्रेणी में रखा जाता है। वो केवल एक दिन का रेजिमेंट होता है। लेकिन अगर उस स्कूल की वास्तविक दशा का पता लगाना है तो वहां हमें सडन इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो अनौपचारिक तरीका है। और वहां न केवल हम केवल विद्यार्थियों को ही देखें बल्कि हर परिप्रेक्ष्य में, हर स्तर पर उसकी हम जांच करें तो वो जो परिणाम हमारे सामने आएंगे वो वास्तविक होंगे। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को अगर आप नियंत्रित परिस्थितियों में ऑब्जर्व करते हैं तो औपचारिक है, और जब आप उसको वास्तविक परिस्थिति में ऑब्जर्व करते हैं तो अनौपचारिक है।
जितना हम अनौपचारिक अवलोकन करेंगे उतना ही वो वास्तविक अवलोकन की कैटेगरी में आएगा। बहिर्दर्शन की विशेषता, ये जो विधि है इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये कि बालकों, किशोरों, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त बच्चे हैं और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने में ये विधि सहायक है। अभी हमने जो बात की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी संपादन के लिए एक अध्यापक सभी प्रकार के बालकों को जब साथ लेकर चलता है तो उन तमाम बालकों के व्यवहार का अवलोकन करने की सबसे प्रभावी विधि है बहिर्दर्शन विधि। नंबर 2, बड़े समूह पर अध्ययन संभव, यानी इसका जो दायरा है वो बड़ा व्यापक है। एक ही समय में लाखों लोगों के व्यवहार का आप अध्ययन कर सकते हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं एक साथ सबके व्यवहार का अध्ययन हो जाता है और उसके आधार पर परिणाम निकल जाते हैं। और वो जो परिणाम होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं और उन परिणामों को संख्यात्मक परिणाम होने के कारण सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाना भी उनका संभव होता है। यानी कुल मिलाकर बहिर्दर्शन विधि वैज्ञानिक विधि के सोपानों को पूर्ण करने में सक्षम है। इसलिए बहिर्दर्शन विधि का शिक्षा मनोविज्ञान में अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। ये विशेषताएं होने के बावजूद इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं के तहत जो सबसे बड़ा इसका दोष है वो ये कि पूर्व धारणा एवं पूर्वाग्रहों पर आधारित व्यवहार। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में एक राय, एक परसेप्शन बना लेते हैं, उसी के आधार पर हम उसके प्रत्येक व्यवहार को मापना शुरू कर देते हैं। जबकि व्यक्तित्व, जो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसमें पर्सन टू पर्सन रिलेशन वेरी करते हैं। कभी भी एक दशा में एक व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं होता। एक पिता जब अपने पुत्र से बात करता है तो उसको तेजी से डांट रहा है, लेकिन उसी समय उसके अफसर का फोन आ जाता है तो उसके बोलने का जो लहजा है वो एकदम चेंज हो जाता है, अर्थात क्रोध उसका कंट्रोल हो जाता है ऑटोमेटिक। अब उसके आधार पर हम विश्लेषण अगर कर दें, या तो उसको बहुत अच्छा कह दें या उसको बहुत खराब कह दें, तो हमारा विश्लेषण गलत होगा। दूसरा, अस्वाभाविक एवं कृत्रिम व्यवहार का अध्ययन। बहिर्दर्शन विधि में हम जो अध्ययन करने लगते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है वो ये कि हम उसमें स्वाभाविक और वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वो पहले से निर्धारित होता है। जैसे आपने देखा, अभी हमने कहा स्कूल का इंस्पेक्शन, सब चीजें पहले से तय होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार आप देखें किसी मैरिज पार्टी में आप जाते हैं, आपका एक व्यवहार होता है। वहां बुफे में जब आप अपना भोजन प्लेट तैयार करते हैं तो पूरी फुल भर लेते हैं कि कौन इतने बड़े लॉन में चक्कर लगाएगा। लेकिन जब आप उस प्लेट को भर रहे होते हैं उसी समय अचानक एक कैमरे की लाइट आपके ऊपर आती है, आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं और उस समय आपकी स्थिति इतनी दुविधापूर्ण होती है कि इस प्लेट को रख दें या कहीं छुपा दें या कहीं ओट में चले जाएं। वो है आपका वास्तविक व्यवहार। क्या आपने उसको इतना बेतरतीब तरीके से भर लिया और उसके बाद परिणाम भी आपको पता है कि इसमें आधा भोजन आप खाएंगे और आधा आप डस्टबिन में डाल देंगे। कृत्रिम व्यवहार क्या होगा कि जैसे आपको लगा कैमरा आपके ऊपर आया, आपके व्यवहार में चेंज आ गया, आप बड़े करीने से सब चीजें ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा परोस रहे हैं, वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और इवन जो वेस्ट हो रहा है उसको भी आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अस्वाभाविक और कृत्रिम व्यवहार का जो अध्ययन है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम उसके आधार पर कोई भी अविश्वसनीय परिणामों की संभावना बन जाती है, हम उसके आधार पर परिणाम भी निकाल देते हैं। इसके लिए एक उदाहरण और हम दे सकते हैं। जैसे आपको बालक की पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति को जानना है। अब आपने पहले से बालक को कह दिया कि आप आज आपका जो परीक्षण किया जा रहा है वो पर्यावरण के प्रति आपके एटीट्यूड को देखने के लिए किया जा रहा है। अब वो जब लॉन में जाएगा तो उसका प्रत्येक व्यवहार पर्यावरण के अनुरूप होगा, जबकि उसकी जो मानसिक दशा है, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ चल रहा है कि फूलों को तोड़ दूं, पत्तियों को तोड़ दूं, वो सारी चीजें उसके अंदर चल रही है, लेकिन उसको पता है चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए वो जो व्यवहार आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है वो उसका अस्वाभाविक व्यवहार है। तो कुल मिलाकर कहने का आशय कि बहिर्दर्शन विधि की ये सबसे बड़ी सीमा है कि इसमें हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकते हैं, कृत्रिम व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं कई बार और अविश्वसनीय परिणामों की इसमें पूरी पूरी संभावना होती है। अब आती है आपकी प्रयोगात्मक विधि। अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि के बाद जो नया वैज्ञानिक विधि हमारे सामने आई, जिसको हम आधुनिक विधि भी कह सकते हैं, वो है प्रयोगात्मक विधि। ये व्यक्ति के व्यवहार के वास्तविक कारणों का अध्ययन करती है। यहाँ कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पूछा जा सकता है कि वो कौन सी विधि है जो व्यक्ति के व्यवहार के वास्तविक कारणों का अध्ययन करती है। तो वास्तविक कारणों का अध्ययन करती है प्रयोगात्मक विधि। ये भी अवलोकन पर आधारित है और इसमें कार्य कारण संबंधों पर फोकस किया जाता है कि कोई भी घटना जो घटित हो रही है उसके पीछे कारण क्या है। इसमें परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसे नियमित अवलोकन विधि भी कहा जाता है। वैज्ञानिक सोपानों पर आधारित वैज्ञानिक विधि ये
कहलाती है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता अनुसंधान की जो तमाम प्रक्रिया है उसको फॉलो करता है, और अनुसंधान जब वो कर रहा है या किसी नवाचार की तरफ वो प्रवृत्त हो रहा है तो वो वैज्ञानिक सोपानों की श्रृंखला से जब चलता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके आधार पर यह विधि वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अब प्रश्न ये है कि कार्यकारण संबंध की जो भी हमने बात की, तो कार्यकारण संबंध किसमें? चरों में। अब चर क्या है? चर ऐसी दशाएं, परिस्थितियां, विशेषताएं व गुण होते हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता मापता है, नियंत्रित करता है एवं प्रभाव देखता है। यानी प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत हम चरों को मापने का कार्य करते हैं, एक चर को नियंत्रित करते हैं, दूसरे को अनियंत्रित करते हैं, एक का दूसरे पर प्रभाव देखते हैं। ये हमारी प्रयोगात्मक विधि होती है। इसके आधार पर हम चरों के 3 प्रकार देखते हैं। एक स्वतंत्र चर है, एक आश्रित चर है, एक हस्तक्षेपी चर है। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्वतंत्र चर किसी भी प्रयोग के कारण को दर्शाते हैं। आश्रित चर वे चर होते हैं जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, अर्थात स्वतंत्र चर के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक कुशल अध्यापक के अध्यापन व्यवहार का बालक की अधिगम क्षमता पर प्रभाव अगर मुझे जानना है, तो कहने का आशय है कि अध्यापक की अध्यापन क्षमता प्रभावित कर रही है बालक की अधिगम क्षमता को। तो इसका मतलब स्वतंत्र चर हो गया अध्यापक की अध्यापन क्षमता, और आश्रित चर यहां हो गया बालक की अधिगम क्षमता। अब ये दो तो चर हमने ले लिए जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं स्वतंत्र चर आश्रित चर के रूप में, लेकिन और बहुत से हस्तक्षेपी चर भी होते हैं जो इन दोनों चरों के प्रकारों के बीच के परस्पर संबंधों को प्रभावित करते हैं। जैसे केवल अध्यापक का जो दक्षता है वही वहां काम नहीं करती, इसके अलावा विषय पर उसका स्वामित्व कितना है, विद्यार्थी के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, विद्यार्थी के साथ जो व्यवहार करता है वो व्यवहार कैसा है, बालक का खुद का बुद्धि का स्तर कैसा है, बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, बालक के जो पीयर ग्रुप है वो कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके लर्निंग को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रयोगात्मक विधि में हम स्वतंत्र, आश्रित और हस्तक्षेपी चरों के आधार पर जो दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं व गुण हैं उनको मापने का काम करते हैं। प्रयोगात्मक विधि के चर व सोपान। अध्ययन समस्या सबसे पहले हम चयनित करते हैं, और अध्ययन समस्या आती है हमारी कार्य कारण संबंधों के आधार पर। जैसे ही हम कार्य और कारण किसी घटना के घटित होने के कारणों पर फोकस करते हैं तो वो समस्या का रूप ले लेती है, और वो समस्या हमसे समाधान मांगती है। समाधान के माने हम परिकल्पना निर्माण करते हैं कि किसी भी समस्या का संभावित समाधान ये हो सकता है। फिर उस परिकल्पना के आधार पर हम प्रयोग का अभिकल्प करते हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं। इन तीनों चरों को पूरा करने के बाद हम प्रतिदर्श चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग। इस सैंपल के साथ फिर हम डेटा कलेक्शन का काम करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उस डेटा का कलेक्शन करने के बाद हम उसके उन तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं, परिणाम निकालते हैं, और लास्ट में अपनी परिकल्पनाओं का सामान्यीकरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक परिकल्पना बनाते हैं कि अगर अध्यापक ईमानदारी से पढ़ाएगा तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अब हमने इसमें समस्या ली कि अध्यापक के पढ़ाने का या अध्यापन दक्षता का बालक के रुचि पर प्रभाव देखना चाह रहे हैं। अगर हम जो भी उसको सीखना है उसके प्रति क्या रुचि है, अब उसको लेकर जब हम चले तो प्रयोग का विकल्प बनाया, प्रतिदर्श चयन किया, क्लास में हमने सैंपल ले लिया, बच्चों को पढ़ा के देखा, जिस विधि से हम पढ़ाना चाहते थे उस विधि से उसको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब हमने उसका टेस्ट लिया तो आंकड़े आए हमारे पास जो ये बताते हैं कि वास्तव में अगर अध्यापक ईमानदारी से पढ़ाएगा तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। अब यहां एक परिकल्पना बन गई, एक सिद्धांत बन गया। इस सिद्धांत को परिकल्पना का सामान्यीकरण करना कहते हैं। इसके आधार पर प्रयोगात्मक विधि की निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें एक विशेषता है वैज्ञानिक विधि, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध। ये जो विधि है इसको हम वैज्ञानिक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैधता पाई जाती है। जो भी हम बात करते हैं वो तार्किक आधार पर करते हैं, तथ्यों के आधार पर करते हैं, और तथ्यों को विश्लेषित करने के बाद परिणामों तक पहुंचते हैं और परिणामों का सामान्यीकरण करते हैं। इस कारण हम पूरी वो प्रोसेस दोहराते हैं जो कि वैज्ञानिक विधि के चरण है। कार्य कारण संबंध पर आधारित इस विधि में जो भी हम कार्य व्यवहार करते हैं उसमें कार्य कारण के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं, यानी किसी भी घटना के घटित होने के कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं। पशुओं पर अध्ययन कर मनुष्यों पर आधारित
जितने भी मनोविज्ञान में प्रयोग हुए पशुओं के व्यवहार पर आधारित थे, उन्हें जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान में काम में लिया, जो आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो स्किनर है, पावलव है, कॉलर है, थॉर्नडाइक है, तमाम थ्योरी आज भी हमारे कक्ष में देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। तो अर्थात पशुओं पर अध्ययन कर मनुष्यों पर आधारित ये प्रयोगात्मक विधि की विशेषता है। जटिल विषयों का अध्ययन भी इसके माध्यम से संभव है कि हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल के किसी भी कठिन संप्रत्यय को भी आसानी से बालक तक पहुंचा सकते हैं। इतना सब होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें पहला, परिस्थिति नियंत्रित करना कठिन। पहली सीमा यह कि हम जब इसमें दो समूह बनाते हैं, एक नियंत्रित समूह, एक प्रयोगात्मक समूह। अब उस जब नियंत्रित समूह की हम बात करते हैं तो वो परिस्थितियों को हम किस ढंग से नियंत्रित कर रहे हैं, उसमें क्या परिणाम आएंगे, तो वहां कृत्रिमता के कारण परिणामों पर प्रभाव आएगा ही आएगा। वो जो वास्तविक परिणाम है उनकी प्राप्ति हो यह अनिवार्य नहीं है। अवांछनीय व्यवहार का अध्ययन करना असंभव। कई बार हम जब अध्ययन करते हैं तो वांछनीय व्यवहार का अध्ययन करते करते बालक का जो अवांछनीय व्यवहार है वो इसमें छूट जाता है। सपोज करें जैसे हम कक्ष में पेपर जब शुरू होता है परीक्षा हॉल में, अवांछनीय व्यवहार है कि बच्चे के एग्जामिनेशन फोबिया होता है, उसकी वजह से उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है या घबराहट हो जाती है। अब वो सारे एक्सप्रेशन इंटरव्यू के समय तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो कॉपी भर रहा होता है उस समय दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसे में जो बच्चा वास्तव में अच्छा लिख रहा है उसके नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन जो डरा हुआ है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी से ग्रसित है, वो सारे व्यवहार उसके गौण हो जाते हैं और वो लिखकर बहुत अच्छे नंबर ले आता है, जबकि कॉन्फिडेंस का लेवल उसका 0 होता है। तो ये अवांछनीय व्यवहार का अध्ययन करना इसके माध्यम से असंभव होता है। आंतरिक दशा एवं अन्य कारकों का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसकी जो उस समय की मनोदशा है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, उसके बारे में भी अंदाजा लगाना कठिन होता है। पशुओं का एवं मानवों का व्यवहार समान नहीं। पशुओं और मानवों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो बुद्धि का अंतर है। बुद्धि एक वो ऐसा प्रयास है जो कि आपको वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायता करती है। तो हम पशुओं और मानवों को एक ही तराजू पे रखकर व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि की ये सीमाएं हैं, जिसकी वजह से ये प्रयोगात्मक विधि कुछ हद तक अवैज्ञानिक हो सकती है, लेकिन आधुनिक विधियों में ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। और जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो ये वैज्ञानिक विधि की कैटेगरी में आती है और इसका अनुसंधान के क्षेत्र में अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके भाग 2 का भी आप लाभ उठा सकें।